अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, आज अकील अहमद तरीन साहब से सियासत से हट कर हम CDA के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटियां इस वक्त कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है, इसका फ़ैसला अकील अहमद तरीन के इस तज्ज़िये से हम ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे। क्योंकि 26 सेक्टर्स पर मुश्तमिल CDA जो है, इस्लामाबाद जिसको कहते हैं, हम बनाया हुआ है, तो CDA उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसके साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटियों की भी मॉनिटरिंग कर रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटियों के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। वो ज़्यादती क्या है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को लाजम सब्सक्राइब करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो CDA है, यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हाउसिंग सेक्टर में क्या रोल है, और दूसरा इसका जो इस्लामाबाद के अंदर जो चूँकि ये अथॉरिटी है, तो इसका क्या रोल है? जी वालेकुम सलाम शाह जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो शाह साहब मैं ये अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है, ठीक है, उसका हुजम क्या है, इसकी अहमियत क्या है। मतलब CDA इज़ द पार्ट ऑफ दिस रियल इस्टेट इंडस्ट्री, ठीक है। इस्लामाबाद के अंदर जो रियल इस्टेट का कोई भी चीज़ उसकी जो कीमत तय होती है, वो पूरे मुल्क की रियल इस्टेट इंडस्ट्री की पल्स होती है। तो ये तकरीबन 300 से 400 अरब डॉलर इसका हुजम है पाकिस्तान की रियल इस्टेट इंडस्ट्री का। अब ये वो हुजम है, अगर इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काम करे, जो आपको पता है पिछले चंद दिनों से इस पे टैक्सेस लग गए, फिर वो इंटरेस्ट रेट जो बैंक का हाँ वो उसकी वजह है ना, उसकी वजह है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा इन्होंने लगा दिए, और जो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया। फिर लोग डॉलर्स में, इधर से जो डॉलर्स की वो अपना उसकी कीमतें बढ़ना शुरू हो गई, तो लोगों ने यहाँ से पैसा निकाल के उधर लगा दिया। तो अब हम वापस आते हैं, मैं ये सिर्फ अपने नाजरीन को बताना चाह रहा हूँ कि इसकी अहमियत कितनी है। 400 अरब डॉलर हमारा टोटल जो लोन है, डेट है पाकिस्तान के ऊपर, वह 100 अरब डॉलर, तकरीबन 97 अरब डॉलर। तो आपकी सिर्फ एक रियल इस्टेट इंडस्ट्री पे अगर सही काम करे तो ये 300 से 400 अरब डॉलर ये माहिरीन कह रहे हैं। और इसमें से तकरीबन पिछले 2-3 सालों में कोई 88 अरब डॉलर की ट्रेडिंग हुई है सिर्फ इसमें। तो आप ये समझिए कितना पोटेंशियल है। अब हम आते हैं CDA देखें शाह साहब, CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसका बुनियादी मकसद जब ये 1964 में जब ये इस्लामाबाद यहाँ पे शिफ्ट हुआ, और उसके बाद जब CDA बनाया गया, तो इसका जो CDA ने जो अपना जोनिंग जो एक रेगुलेशन लाया, तो वो तकरीबन 5 जोन पे इसको, आपको अंदाज़ पता है, सारी नाज़रीन को पता होगा। तो ये तकरीबन 906 किलोमीटर इसका इस वक्त एग्जैक्ट है, और तकरीबन 362 ये प्रोपोज्ड है। ये तकरीबन बनता है 1165 मुरब्बा किलोमीटर इस्लामाबाद का जो एरिया है। अब इसमें CDA का जो काम था बुनियादी, वो जो यहाँ के रहने वाले, जो यहाँ पे मुलाजम पेशा लोग थे, या जो बाहर से बिजनेसमैन आते थे, या इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, या जो बाहर से MNAs MPAs आते थे, ये इस्लामाबाद को आबाद करना था। तो इसका काम था यहाँ पे आबादकारी। लेकिन 1985-86 तक इस्लामाबाद G7 से आगे बढ़ ही नहीं सका। शायद आपको पता ना हो, ये जो जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे जंगल हुआ करता था। ये बाद में G7 से आगे भी जंगल हुआ करता था। तो किसी सियाने ने सोचा कि अगर CDA के भरोसे पे हम रहे, ये तो अगले 100 सालों में नहीं बनेगा, और यहाँ पे इतना जो पॉपुलेशन का लोड है, जो बाहर से ज़ाहिर पूरे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के की जो नुमाइंदगी करने वाले चारों इकाइयाँ और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, वो इन्होंने यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे रेजिडेंस नहीं है, यहाँ पे कमर्शियल सिस्टम नहीं है, प्लाजे नहीं है, तो ये कैसे इनको करेंगे? तो फिर उन्होंने यहाँ पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को इजाज़त दी। शायद वो मॉडल जो भी जिस शख्स ने के दिमाग में ये आइडिया आया, उसको ये पता लग गया था, या वो उसको कामयाब मॉडल समझता था, और ये साबित भी किया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने। रियल इस्टेट में प्राइवेट बिल्डर बाद में, पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आई 1989, 88, 87, आप देखें इसी दौरान। तो अब आप देखें कि उनकी सक्सेस रेट क्या रहा। अभी तक 26 सेक्टर बना सके हैं CDA वाले, जबकि उनके मुकाबले में 70% इस्लामाबाद किसने डेवलप किया? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और प्राइवेट बिल्डर्स ने। सर, एक सेक्टर का रकबा कितना है? ये तकरीबन होता है 6000 कनाल, या इसको ये बिल्कुल
स्क्वायर शक्ल में होता है, 2 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर इनका होता है। इसी के अंदर कमर्शियल भी होते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी होते हैं, सारे होते हैं। ये तकरीबन इतना बनता है। और अब मैंने दूसरा रकबा आपको बता दिया। ये उस हिसाब से तो गुलबर्ग सोसाइटी, हाँ सिर्फ देखें ना, सिर्फ आप वो सक्सेस स्टोरी की बात है ना, सक्सेस स्टोरी में आप देखें गुलबर्ग सोसाइटी ने सिर्फ अकेले 1 लाख कनाल, ना सिर्फ उसमें से कोई 50, 60, 70 हज़ार डेवलप कर दिया, 1 लाख कनाल रकबा एक्वायर भी कर लिया। अब आपको पता है कि रकबा लेना कितना मुश्किल है। अगर इतना आसान होता तो CDA ये जो G12 है, G11 के साथ पूरा आप देखें, पूरा सेक्टर वो इंक्रोच्ड है। H13 का पूरा सेक्टर इंक्रोच्ड है। पीछे D12 के साथ जो है वो इंक्रोच्ड है। F14 जो उन्होंने लॉन्च किया वो आधे से ज़्यादा इंक्रोच्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि CDA के पास इन्फोर्समेंट का अमला भी है, CDA के पास जुडिशल पावर, आपको पता है उसके DCB अपने अलग बैठते हैं, उनके पास पूरा सिस्टम है। वो नहीं कर पाए, वो नहीं कर सकते, या उनके अंदर कैपेसिटी नहीं रही। अब ये सारा काम जो आम लोगों ने, मेरे और आप जैसे लोगों ने, उन्होंने अब 11 लोगों की टीम होगी या 10 लोगों की टीम होगी गुलबर्ग में, CBR टाउन में आप देख लें 10-11 लोग, अल्ताफ भट्ट सब की जो काफियाँ रही हैं, उन्होंने कितना काम किया। PWD देखें, आबाद हो गया, उसके साथ पीछे सिर्फ मलिक रियाज साहब को देख लें। मलिक रियाज साहब ने 90s में 95, 96 में स्टार्ट किया और 2001, 2002 में पूरे पाकिस्तान में उनका तोती बोलता था। तो वो काम उन्होंने किया, लेकिन CDA डिलीवर नहीं कर सका। CDA इसलिए डिलीवर नहीं कर सका कि CDA ने इसको बतौर प्रोजेक्ट कभी लिया ही नहीं। वो इसको सिर्फ कमाई का जरिया बनाते रहे। उन्होंने अपने आप को ओवरबर्डन कर लिया। आपको भी पता है कि 16 से 20 हज़ार तो सिर्फ इनके एम्प्लॉयज़ हैं। हर साल बाद या 2 साल बाद हम सुनते हैं या उनके सैनिटेशन वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही, उनके पास फंड्स नहीं है। उनकी जो रोड्स की हालत देख लें आप, कई लोग, हाँ उससे जनूबी पंजाब तो फिर अच्छा है जी, जनूबी पंजाब तो फिर अच्छा है। मोइनजोदड़ो कहें आप, I-14 देख लें, I-14 में देखें, तारें वहाँ पे उतार के ले गए हैं, सारे बिजली की तारें तक ले गए हैं। वहाँ पे आप गाड़ी लेके जाएं तो आपके बम्पर ही वापस आप। अरे सर, एक समझ लें कि ये मेरी तरफ से आखिरी सवाल ही होगा, ये बताएं कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं, इसमें CDA इनसे बेनिफिट्स तो क्या लेता है, उसके बदले में जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं इसमें से CDA बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लेता है? क्योंकि मेरी बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियों वालों से मुलाकातें होती हैं, वो कहते हैं जी इतना हमने करवाया, इतना, तो उसके बदले में CDA इन सोसाइटियों को क्या सहूलियात दे रहा है, जबकि वो इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने में अपना बड़ा देखें क्या दे रहा है। CDA पैसे लेता है, CDA NOC, मतलब वहाँ पे फीसें जो कोई आपने सिर्फ वहाँ पे कोई अपना केस अप्रूवल के लिए जमा करवाया, पैसे ले लिए और बदले में टेंशन देता है। बदले में जो लोग अपना खून पसीना और अपना दिन रात लगा के ज़मीन एक्वायर करते हैं, मैंने आपको मिसाल दे दी पहले, सबसे मुश्किल काम है ज़मीन एक्वायर करना। वो ज़मीन एक्वायर करते हैं, लोकल से लड़ते हैं, अपना मेंबरान्स के लिए लड़ते हैं, तो ये उनको बदले में ख्वारी देते हैं। ये उनकी फाइलें दबा के बैठ जाती है। अभी आप ये देख लें कि सिर्फ नूरुल अमीन मैंगल साहब जो नए चेयरमैन CDA हैं, ये सिर्फ मंगवा के देख लें कि पिछले 3 सालों में या 2 सालों में, ये चलें पिछले 8 महीने में कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और कितने प्राइवेट बिल्डर्स को या प्राइवेट जो हाउसिंग स्कीमों को इन्होंने NOC जारी किए। इन्होंने NOC जारी करने का इतना मुश्किल काम कर दिया है, इतनी मुश्किलात पैदा कर दी हैं कि सोसाइटीज़, आज से 10 साल पहले जिस सोसाइटी ने यहाँ पे LOP जमा करवाया, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो गई, इन्होंने दबा के रखा हुआ है। अभी पिछले दिनों साल 1.5 साल पहले आमिर अली अहमद साहब और जो साबिक वज़ीर आज़म थे अपना इमरान खान साहब की काविशों से, और आमिर अली अहमद साहब को मैं ख़ुसूसी तौर पे कहूँगा, उनकी काविशों से एक बिल आया कि 90 डेज़ या शायद 60 डेज़ में अगर कोई भी पूरे पाकिस्तान में कोई भी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी है, CDA हो गया, RD हो गया, LDA हो गया, KDA हो गया, कोयटा वाला हो गया, PDA हो गया, पेशावर वाला, ये अगर 60 डेज़ में आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, मतलब रिक्वायर्ड ज़मीन आपके पास मौजूद है, आपने प्लेज करवा दिया है, ये करवाने को तैयार हैं, अगर आपकी वो नहीं करती, NOC नहीं देती, तो खुद बहुत हो जाएगा। तो ये किधर है? सिर्फ नूरुल अमीन मैंगल साहब अपने नीचे देखें कि कितनी सोसाइटीज़ के NOC की फाइलें मौजूद होंगी और कोई बंदा उसको साइन करने को तैयार नहीं। किसने साइन करने हैं? ये चेयरमैन CDA का काम है।
और ये जो चेयरमैन आरडीए का काम है, ये चेयरमैन एलडीए का काम है कि वो खुद देखें आखिर में ख्वार कौन होता है। ख्वार होता है मेरे और आप जैसे लोग जो सरकारी मुलाजिम, शायद चेयरमैन सीडीए का जो बाहर बैठा हुआ पीएस है, उस बेचारे ने किसी सोसाइटी में जगह ली हुई है, उसने वहाँ पे पैसे भी जमा, उसने घर भी बना लिया, सिर्फ उसी के चेयरमैन की या उसी के मेंबर प्लानिंग की या उसी के जो मेंबर फाइनेंस की है, जो उनका बोर्ड है, उसकी कोताही की वजह से उसका घर इलीगल डिक्लेयर हो जाता है। वो सोसाइटी इलीगल होती है तो उसका घर भी इलीगल हो गया, उसको गैस नहीं मिलती, उसको पानी नहीं मिलता, उसको बिजली नहीं मिलती, तो उसका जिम्मेदार उसका चेयरमैन हुआ कि वो बेचारा जो सोसाइटी का सदर या सेक्रेटरी या वो जो उसका सोल प्रोप्राइटर, जिसने ज़मीन भी ले ली, जिसने अपना डेवलप भी कर दिया, जिसने सड़कें भी बना दी, जिसने लोगों को घर जो हुकूमत पाकिस्तान का काम है, जो रियासत का काम है घर देना, वो उसने दे दिया। तो सिर्फ एक साइन कर, एक घुग्गी मारनी है, एक पंजाबी में घुग्गी मारना, आपके पास पूरा नीचे ब्रिगेड के ब्रिगेड हैं, नीचे डायरेक्टरेट के डायरेक्टरेट हैं, उनसे काम लें, उनको कहें भाई ये 6 दिनों में कितने दिन लगेंगे किसी भी 3500 कनाल वाली या 5000 कनाल वाली, हम कोई 50,000 कनाल वाली की बात नहीं कर रहे, 10,000 कनाल वाली, 10,000 कनाल पे की जो हाउसिंग स्कीम है उसकी चीज़ों को वेट करने में कितने दिन चाहिए? कितने? 1 महीना, 2 महीने? बिल्कुल आसान काम है, सिर्फ ये करना नहीं चाहते। इनको चाहिए कि ये हर चीज़ को चैलेंज के तौर पे लें। नूरुल अमीन साहब के लिए मैं समझता हूँ चैलेंज है कि वो मंगवाएं फाइलें, देखें कहाँ पे कोई ख़राबी है तो लोगों को फैसिलिटेट करें। बदकिस्मती से सीडीए के ऊपर ये धब्बा लग गया है, आरडीए के ऊपर ये धब्बा लग गया है कि ये बजाय ये जायज़ काम करने के पैसे लेते हैं, जायज़ काम करने के पैसे लेते हैं, नाजायज़ काम तो ये उसके फिर क्या लेते होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक ये हमारी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं ये अपना किबला दुरुस्त नहीं करती, ये लोगों के मसाइल को नहीं समझती, उस वक्त तक अब मसलन 100 कनाल जगह है, उसमें से अगर 2 कनाल जगह पे पॉकेट रह जाती है और उस पर कोई XYZ ब्लैकमेलर, आपको पता कितने हैं ज़मींदारों में, लैंडलॉर्ड्स में, वो नहीं देते, उसकी शिकायत पे 98 कनाल को वो नहीं देखते कि इसका NOC होना चाहिए, वो सिर्फ 2 कनाल पे रोक के बैठ जाते हैं, उस पे वो उनको ब्लैकमेल करते हैं। और वो इस वजह से जो इदारों से भी ब्लैकमेल होते हैं, ये जो सोसाइटीज़ वाले हैं, वो इस वजह से रेवेन्यू वालों से भी ब्लैकमेल होते हैं, लोकल लैंडलॉर्ड से भी, और उनको भी पता है कि ये हम आरडीए में जाके या सीडीए में जाके एप्लीकेशन देंगे, हमारे 5 मरले की वजह से इनका 5000 कनाल का LO पे रुक जाएगा, और वो 5 मरले के 5 करोड़ मांगते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज तक के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम कैरी ऑन होगा, क्योंकि आज ये मुकम्मल नहीं है। नाज़रीन, आपने अकील अहमद तरीन साहब की बातें सुनी हैं। हम अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि सीडीए की गफलत से कौन से बड़े सेक्टर तैयार हो चुके हैं, इनकी इसी डिले की वजह से, इसी मामलात को लटकाने की वजह से। इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, वहाँ पर घर बन चुके हैं, लोग आबाद हैं। फिर नूरुल अमीन मेंगल साहब के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आप 26 सेक्टर लेके बैठे हैं, वहाँ पर एक से एक सोसाइटी जो है, गुलबर्ग ग्रीन की जिस तरह इन्होंने बात की, तो वो अकेली सोसाइटी 1.25 लाख 1.5 लाख कनाल की मालिक है। उसमें से आप सोच लें अगर 6000 कनाल से आपका एक सेक्टर बनता है तो गुलबर्ग ग्रीन या CBR फेज़ 2 है, तो इन सोसाइटियों के लिए हर्डल पैदा करने की बजाय इनको फैसिलिटेट करें। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में इस प्रोग्राम का बकिया हिस्सा आपने लाजमी मुलाजा करना है, चूँकि इसमें अकील साहब ने बहुत बड़े सरप्राइजेज़ रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सीडीए के अफसरान की गफलत से, ये नूरुल अमीन मेंगल साहब के लिए हम स्पेशली कहेंगे कि यहाँ पर ऐसे सेक्टर बन चुके हैं जिनका सीडीए के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान एम रज़ा और अकील अहमद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।